एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी मोर्चा कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता। ये पूछने पर कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर लोगों में नाराजगी है, पवार ने कहा कि सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी। नॉन लीडरशिप इकट्ठा करने की प्रोसेस जो हम करना चाहते हैं, इसमें कांग्रेस को लेकर आगे जाना चाहते हैं। कांग्रेस को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, मेरा कंसीडर ये है। लेकिन पवार साहब नाराज लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज, उनका कहना है कि इनकी नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पा रहे लोग। देखेंगे ना, अभी नेतृत्व की बात वहाँ कुछ की है, ऐसा हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बैठे तो लो, अभी तक हम बैठे भी नहीं। दिल्ली के छावला इलाके में गौहत्या के शक में एक फार्म हाउस के केयरटेकर की कथित गोरक्षकों ने पीट पीट कर जान ले ली। मृतक की पहचान राजाराम के रूप में हुई है, जो एक फार्म हाउस का केयरटेकर था। राजाराम और उसके साथियों पर सोमवार की सुबह 10 से 15 की तादाद में आए कथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया, जिससे राजाराम की मौत हो गई। उसके 2 साथी घायल हैं। पुलिस को एक गौहत्या की कॉल मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, कथित गौरक्षक जो अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, राजाराम को लहूलुहान करके वहां से भाग चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के छावला इलाके में कुछ कथित गौरक्षकों ने मिलकर गौहत्या के शक में एक केयरटेकर की पीट पीट कर हत्या कर दी। मैं वहीं पर हूं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये छावला इलाका है और यहाँ सुनसान इलाके में ये फार्म हाउस है, जिसमें 40 साल के केयरटेकर राजाराम अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं। आरोप ये है कि सोमवार सुबह तड़के पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस फार्म हाउस के अंदर गाय काटी जा रही हैं, लेकिन जब तक पुलिस यहाँ पहुँचती उसके पहले कुछ कथित गौरक्षक यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने राजाराम और उसके 2 साथियों की पिटाई की। उसके बाद जब पुलिस पहुँची तो सभी गौरक्षक यहाँ से भाग गए, लेकिन पुलिस तीनों घायलों को लेकर अस्पताल गई और पुलिस के मुताबिक अस्पताल में इलाज के बाद राजाराम को और उसके साथियों को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद राजाराम को थाने लाया गया। राजाराम से थाने पर पूछताछ चल रही थी। उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको पुलिस अस्पताल ले गई, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में जो राजाराम के 2 सहयोगी हैं वो घायल हैं। तो पुलिस ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। पहला जो केस है वो गाय काटने का है, जबकि दूसरा जो केस है वो राजाराम की हत्या यानी 302 का है। आरोप यह है कि 10 से 15 लोगों ने मिलकर राजाराम और उसके साथियों को इतना पीटा कि राजाराम की मौत हो गई। राजाराम पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं। उनकी पत्नी है और उसके अलावा उनके बच्चे भी यहीं पर रहते हैं। उनकी पत्नी का ये कहना है कि राजाराम पर जो आरोप लगाए गए हैं, यानी कि गौहत्या के आरोप, गाय काटने के आरोप, वो सभी आरोप निराधार हैं। इस तरह की कोई भी यहाँ पर घटना नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो लोग हत्या करने में शामिल हैं उनमें से अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो यहाँ पर कौन लोग आए थे और कितने लोग थे ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जो राजाराम के साथी हैं उनके मुताबिक 10 से 15 लोग आए थे, जिन्होंने राजाराम और उसके दोनों साथियों की पिटाई की, जिसमें राजाराम की मौत हो गई। तो ये काफ़ी सुनसान सा इलाका है और आप अगर फार्म हाउस देखें तो यहाँ पर एक पुरानी सी इमारत बनी है और बड़ी संख्या में ये पेड़ खड़े हुए हैं, आसपास खेत हैं, एकदम सुनसान इलाका है। तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा था इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन जिस तरह से गौरक्षकों ने मिलकर राजाराम की पीट पीट कर हत्या की है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट बना हुआ है, केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 2 दिन में दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली में लाजपत नगर के एक स्कूल में एक बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद अगले आदेश तक ये स्कूल बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद में भी आज एक स्कूल में एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया।
इससे पहले नोएडा के एक स्कूल में कुछ बच्चों और शिक्षकों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उस स्कूल को भी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वैशाली के 2 अलग अलग स्कूलों में भी कई बच्चों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद ये स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद एक बार फिर अब ये सवाल बड़ा हो रहा है कि अगर मामले और बढ़े तो क्या फिर से स्कूल बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो अभी जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनको क्या उपाय किए जाएं। तो ये बड़ा संकट एक बना हुआ है। ऐसे में लापरवाही किसी भी तरह की भारी हो सकती है। अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो रही। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये पाली हिल पे जो कि बांद्रा में है, और यहाँ पे जो वास्तु करके बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, यहीं पे रणबीर और आलिया की शादी हो रही है। रणबीर और आलिया यहीं पे रहते हैं, और इसी से करीब 5 मिनट की वॉक पे जो उनका पुश्तैनी घर है राज कपूर का, कृष्णा राज बिल्डिंग, वो यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की वॉक पर है। वहाँ पे भी कुछ जो रस्में होंगी, और वहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे होंगे ऊपर कि जो ये झालरें या लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं। इस घर से और उस घर तक ये पूरी लाइट्स लगाई गई हैं, सजाया गया है इसको। और आज जो है वो हल्दी और मेहंदी की रस्म है। जो भी फोटोग्राफ्स और आपको वीडियोस आप देख रहे होंगे, वो सब में आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं वो सब पीले पीले कपड़े पहन के आए हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ से महेश भट्ट और पूजा भट्ट जो कि आलिया की बड़ी बहन है, और महेश भट्ट जो उनके पिता हैं वो गए, और उससे पहले करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रीमा जैन जो बुआ हैं रणबीर कपूर की, नीतू सिंह और बबीता जो उनके ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर उनकी वाइफ हैं, एक्ट्रेस भी रही हैं, वो सब लोग सुबह जो है वो अंदर गए। पहले सुबह एक पूजा की गई थी, जिसके बाद फिर जो नीतू सिंह और एक पूरा परिवार बाहर निकला, तैयार होकर वापस आए, और फिर हल्दी की जो रस्म है उसमें वो शामिल होने के लिए अंदर गए हैं। कुछ ही देर में 2 बजे के करीब जो है हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी, और कुछ ही देर में शायद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जितने भी ये लोग जो अंदर गए वो बाहर निकलते आएंगे। बहुत कम लोग हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो मुश्किल से परिवार के जो बिल्कुल क्लोज फैमिली है उसी के लोग हैं, और कुल मिला के शायद 15-16 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से बात करूं तो जो अयान मुखर्जी जो रणबीर के बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं, और जिनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र अभी रिलीज़ होगी सितंबर में, वो ज़रूर नज़र आए थे। और क्योंकि ये जो फिल्म है ब्रह्मास्त्र, इसी के दौरान जो आलिया और रणबीर का जो रिश्ता है वो पक्का हुआ, और इसी के दौरान ये दोनों कलाकार करीब आए थे। तो अयान मुखर्जी थे, करण जौहर अभी थोड़ी देर पहले करण जौहर भी अंदर गए थे। तो बहुत ज़्यादा लोग फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, और माना जा रहा है कि जितने भी लोग हैं शायद बाद में कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए एक रिसेप्शन रखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी क्योंकि रणबीर कपूर खुद बहुत अलग थलग और थोड़े शाय टाइप के इंसान हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखी गई है। और जितनी भी खबरें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा बाउंसर्स होंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट पे कि मुश्किल से आपको 2-3 बाउंसर ही नज़र आएंगे। पुलिस का थोड़ा सा इंतज़ाम है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंस की कोई भीड़ है। सिर्फ मीडिया आपको नज़र आएगी जो कि अपने कैमराज लेकर तैनात हैं यहाँ पे शूट करने के लिए। तो ये अभी जो माहौल है पाली हिल का, वास्तु जो बिल्डिंग है जहाँ पे रणबीर और आलिया रहते हैं। आम आदमी इस भयानक गर्मी में शिकंजी कहां से पिएगा? नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं और आसमान आग उगल रहा है। तो हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने नींबू के इन बढ़े दामों पर का जायजा लिया। अपने महंगाई की वजह से नींबू तो चर्चा में है ही है, लेकिन नींबू का थोक व्यापार करने वाले व्यापारी भी आजकल चर्चा में हैं। तमाम सारी जगहों से खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि नींबू की चोरी हो रही है। किसी के बीच चर्चा का विषय यह है कि नींबू सस्ता कब होगा। कोई जो है वो अलग अलग तरीके के मीम बना रहा है सोशल मीडिया पर, और ट्विटर पर महंगाई की रेस में नींबू ने भी साबित किया है कि वो डीजल,
पेट्रोल और सीएनजी से आगे निकल सकता है। तो आज हम नींबू के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। 3-4 दिन पहले जब मैंने खबर बनाई थी तो मैंने ओवरऑल सब्जी जो महंगी थी उसके ऊपर खबर बनाई थी, लेकिन अभी भी नींबू के जिस तरीके से दाम हैं, हमें भी ये मजबूर होना पड़ा कि नींबू के ऊपर एक सेपरेट रिपोर्ट किया जाए, एक अलग से रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि नींबू इतनी ज़्यादा घर, परिवार और समाज, ट्विटर सब जगह चर्चा चल रही है। मेरे साथ में तिलक सैनी जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े नींबू के थोक व्यापारी हैं, जिनका नींबू आंध्रा और महाराष्ट्र से आता है सर, आपका नींबू, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में जाता है। नींबू पर सर जितनी चर्चा चल रही है उसके महंगा होने के, आपसे तमाम सारी क्वेरीज लोग करते होंगे कि भाई कब सस्ता होगा नींबू, क्यों इतना महंगा है? सस्ता तो हमने आपको बताया ना, गर्मी 1 महीने पहले आ गई है। जो गर्मी 1 महीने बाद आनी थी जून मई के अंदर, वो अप्रैल में आ गई है। और ये फसल भी इसकी नींबू की ज्यादातर उसी में आती है, मई में आती है। अच्छा। हाँ, अप्रैल में नहीं आती है इतनी। तो अभी नींबू कब तक 100 रुपए के नीचे आ जाएगा? मई में आ जाएगा, 5 मई के बाद। 5 मई के बाद। अच्छा, एक चीज और आपसे चर्चा हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि जो नींबू महंगा हुआ है उससे सर किसानों को तो फायदा मिला ही है। किसानों को तो बहुत मोटा पैसा मिला। अच्छा। हाँ, आप लोगों को क्या है सर? 7-7 हजार की बोरी किसान लेके गया पैसा। आप लोगों को भी फायदा हमें मिला तो हो? नुकसान है। क्यों? बहुत नुकसान है। जिस भाव वहाँ से खरीद रहे उस भाव यहाँ बिकता नहीं है। अच्छा। आज भी जो बोरी दिल्ली आ रही है वो 6,500 से 7,000 खुलती है, और बोरी बिक रही है 4,500 रुपए की, 4,000 रुपए की। कितना घाटा है? मतलब आते आते सस्ती हो हाँ जा रही जी। नींबू। तो नींबू के दाम जो हैं वो हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन जैसा कि तिलक जी बता रहे थे, जो कि थोक व्यापारी हैं बहुत बड़े साहिबाबाद सब्जी मंडी के, वो कह रहे थे कि 1 महीने के बाद में ही नींबू के दाम सस्ते होने के आसार हैं। साहिबाबाद सब्जी मंडी से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।